हाँ, तो कैसे हैं आप सब मेरे बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीछे हमने क्या क्या पढ़ाया था, वर्ड क्रप के बारे में बता दिया था और बैटरी के बारे में पूरा डिस्कशन कर दिया था कि बैटरी कैसे बनी है, इसमें क्या क्या होता है। सब डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आपने अच्छी तरह से नोट्स बना लिए होंगे। 136 तक क्वेश्चन हम यहाँ करा चुके हैं। अब हम कराने वाले हैं 137 से। 137 क्वेश्चन यहाँ पर एक बार पढ़ लो। क्या आपके समझ में आया है? इसको हम हटाते हैं। अब हम आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन क्वेश्चन को अपने आप कैसे सोल्व कर पाएंगे, इसको समझने के लिए आपको कुछ टॉपिक को पढ़ना और उनको समझना और उसके अच्छी तरह से नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नोट्स बना लेना जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको पहले जान लेते हैं। आप लिखते जाना, हम यहाँ पे लिखाएंगे नहीं, आप लिखते जाना नोट्स में अच्छी तरह से। उसके बाद उसको रिवाइज कर लेना। फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ध्वनि के बारे में। ध्वनि के बारे में आप जानते ही हैं, ध्वनि को इंग्लिश में साउंड कहते हैं। इसके बारे में बेसिक जानकारी आप ऑलरेडी जानते ही हैं। कैसे कि पास में हमें जो आवाज़ें सुनाई देती हैं, ढोलक की और बाजे की, मोबाइल की, डीजे की, और जहाँ तक किसी भी इंसान की जो बोलता है, वो सारी क्या है, वो सारी ध्वनियाँ ही हैं। वो सारी क्या है, वो सारी ध्वनि ही हैं। अब ये ध्वनि एक्चुअल में क्या होती है, जैसे क्या आप इतना दिमाग लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, थोड़ी दूर पर दो इंसान खड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ बोलेंगे तो उनको सुनाई देगा, लेकिन ये उनको क्यों सुनाई देगा? उनके कान है तभी सुनाई देगा? जवाब आएगा नहीं। उनके कान है तब तो सुनाई देगा, लेकिन किसके माध्यम से सुनाई देगा? ये ध्वनि एक्चुअल में क्या है, ये कैसे काम करती है, कैसे चलती है, इसके बारे में हम यहाँ पे बेसिक जानकारी आपको देने वाले हैं। अगर आपको ये ऑलरेडी आता है तो आप मत देखिए, 2 मिनट आपके बहुत काम के हैं, 2 मिनट भी वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। तो ध्वनि के बारे में सीख लेते हैं। ध्वनि आप ऑलरेडी समझते ही हैं। ध्वनि जो है, इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। पहला पॉइंट क्या है ध्वनि के बारे में? ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। माध्यम ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ध्वनि के बारे में पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट क्या है कि ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? ध्वनि एक तरह का विक्षोभ है। जैसे जल में अगर हम, जैसे पानी में, तालाब में, नहर में, कुएं में, गड्ढे में, किसी में भी अगर हम पत्थर फेंकते हैं, पत्थर का टुकड़ा उसमें डालते हैं, तो पानी क्या होने लगता है? पानी चलता नहीं है। एक्चुअल में पानी में विक्षोभ पैदा हो जाता है। पानी हिलने डुलने लगता है। पानी के हिलने डुलने को ही हम लोग विक्षोभ कहते हैं। और विक्षोभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन जैसे पानी में होता है, वैसे ही यहाँ वायु में भी हो रहा है। यहाँ आसपास क्या है? वायु है। इस वायु के माध्यम से ही हमको आवाज़ें सुनाई देती हैं। जैसे हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकली है, ये आवाज़ ने क्या किया? विक्षोभ पैदा कर दिया इस वायु में। इस वायु में एक विक्षोभ पैदा कर दिया। अब यही विक्षोभ इस वायु में चलता है और ये चलकर किसी दूसरे के कानों में जाता है। जैसा विक्षोभ हमने मुंह से पैदा किया है इस वायु में, वैसा ही विक्षोभ उसके कानों को सुनाई देता है, कानों तक पहुंचता है और कानों को वही ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, बात समझ में आई कि ध्वनि के चलने के लिए पहला बिंदु क्या है? ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और दूसरा बिंदु है, ध्वनि एक तरह का किसी भी माध्यम में विक्षोभ होता है और ये माध्यम ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट तो ध्वनि के बारे में ये रहा। और ध्वनि के बारे में तीसरी बात ये रही कि जो विक्षोभ है, ध्वनि एक्चुअली में क्या है? एक तरह का विक्षोभ है। और विक्षोभ 2 तरह से चलता है। विक्षोभ कितने तरीके से चल सकता है? 2 तरीके से चल सकता है। तो पहला जो है अनुदैर्घ्य, पहला क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग यानी ध्वनि पहले अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चल सकती है। अभी समझाएंगे अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है। और दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग। दूसरा क्या होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग। तो ध्वनि जो है वो या तो अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलती है या तो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है। जैसे समझो, जैसे मान लो ये आप हैं, ये कौन है? ये आप हैं। आप यहाँ से बोलते हैं, आप यहाँ से बोलेंगे तो ये क्या है? ये ध्वनि ये से जा रही है, ये ध्वनि जा रही है।
अगर यहाँ पे दूसरा कोई इंसान खड़ा हुआ है तो उसको सुनाई देगा। ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, जैसे मान लो ये यहाँ पर आप हैं और यहाँ आपने कुछ बोला, ये ध्वनि आगे जा रही है और ये कोई इंसान है दूसरा, ये उसको सुनाई देगा। तो यहाँ से अगर कोई ध्वनि निकलती है, ध्वनि कहाँ जा रही है, आगे। अगर ये माध्यम के पार्टिकल, यहाँ माध्यम कौन सा है, वायु, कौन सा माध्यम है, वायु माध्यम है, ठीक है। वायु के माध्यम एक्चुअली में यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, कोई भी नहीं जा रहा। कौन जा रहा, वायु के जो पार्टिकल भी नहीं जा रहे, वायु के पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। अगर ये पार्टिकल जो हैं, ये जो कण हैं, अगर ये ध्वनि के चलने की दिशा के आगे और पीछे, ध्वनि आगे जा रही है और ये ध्वनि आगे जा रही है और ये माध्यम है वायु का। वायु माध्यम में जो पार्टिकल हैं, वो पार्टिकल अगर आगे पीछे इस तरह से मूव करते हैं, आगे गया फिर पीछे गया, फिर आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, यानी ध्वनि की दिशा जिस दिशा में है उसी दिशा में अगर ये पार्टिकल मूव करते हैं तो उसको हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। क्या, कौन सी तरंग कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ मान लो ये ध्वनि जा रही है, ये ध्वनि आगे जा रही है और ये वायु के पार्टिकल यहाँ पे हैं। अगर ये पार्टिकल ऊपर और नीचे इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, अगर वायु के माध्यम के कण ध्वनि के चलने की दिशा के समांतर वाइब्रेट करते हैं तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अगर वायु के माध्यम के कण ध्वनि के चलने की दिशा के लंबवत वाइब्रेट करते हैं तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये दो तरह से तरंगें चल सकती हैं किसी भी माध्यम में, ठीक है। किसी भी माध्यम में दो तरह से तरंगें चल सकती हैं। जैसे अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप मंदिर के पास जाते हैं, मंदिर के ऊपर टंगा होता है घंटा, आप घंटे को बजाते हैं। जैसे मान लो ये घंटा है, आपने घंटे को मारा, ये क्या है, घंटा है। इस घंटे को आपने इस तरह से मारा तो ये घंटे के यहाँ के जो वायु के पार्टिकल थे वो आगे जाएंगे, फिर आगे वाले जो पार्टिकल हैं वो आगे वाले पार्टिकल को धक्का देगा और ये पार्टिकल फिर पीछे आएगा, फिर जो आगे वाला पार्टिकल है वो आगे वाले पार्टिकल को धक्का देगा और फिर जो दूसरा पार्टिकल है वो पीछे आएगा। तो पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, आगे पीछे। तो अगर किसी भी घंटे को बजाया जाता है तो वहाँ जो साउंड उत्पन्न होती है वो कौन से माध्यम से चलेगी, आपके समझ में आएगा, अनुदैर्ध्य तरंग के माध्यम से चलेगी। लेकिन यही बात दूसरे तरीके से अगर हम आपको बताएं, जैसे पानी में अगर आप टुकड़ा डालते हैं, कोई पत्थर फेंकते हैं कोई, तो पानी का जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। एक्चुअल में पानी नहीं चलता है कहीं भी। अगर आप नदी के किनारे बैठे हैं, नदी के कुछ दूरी पर पत्थर फेंकते हैं तो पानी चलकर आपके पास नहीं आता है। एक्चुअली में वो वाइब्रेशन होता है। क्या होता है, वो विक्षोभ होता है। विक्षोभ चल करके आपके पास आता है। और वो विक्षोभ कैसे चलता है, वो विक्षोभ के जो पार्टिकल हैं वो ऊपर नीचे, पानी में कैसे पार्टिकल चलते हैं, ऊपर नीचे, मतलब पानी में कौन सा तरंग होगा, अनुप्रस्थ तरंग होगी। तो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, क्या आप समझ गए हैं? ये दोनों चीज़ें, ये दोनों टर्म आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम समझाते हैं कुछ नई चीज़ें यहाँ पे, वो आपको समझ लेना चाहिए। चौथा बिंदु ध्वनि के बारे में। ध्वनि जो है सबसे तेज किस में चलती है, तो ठोस में सबसे तेज चलती है। ठोस में ध्वनि सबसे तेज चलती है। पांचवा बिंदु है ध्वनि का जो मात्रक है। ध्वनि का एक्चुअल में कोई भी मात्रक नहीं होता। ध्वनि जब चलती है तो कभी तेज चल सकती है, कभी धीरे चल सकती है। तो ध्वनि के चलने का मतलब कि ध्वनि जब चलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं, ध्वनि का जो चलना है उसको हम लोग तीव्रता कहते हैं, तीव्रता। तो ध्वनि की जो तीव्रता है उसका मात्रक होता है। ध्वनि का कोई भी मात्रक नहीं होता। ध्वनि के चलने की जो तीव्रता है उसका मात्रक होता है। क्या मात्रक होता है, डेसिबल। क्या मात्रक होता है उसका, डेसिबल मात्रक होता है। उसको हम लोग शॉर्टकट में डीबी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डीबी कहते हैं, डीबी इसको कहते हैं। तो ये 5 बिंदु ध्वनि के बारे में आपको अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से समझना है। अब सवाल देख लेते हैं। 137वां क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो, अब कुछ समझ में आएगा आपके। कुछ समझ में नहीं आया,
कुछ भी समझ में नहीं आया। सवाल देखो क्या है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। जब ध्वनि की चाल इतनी है, ध्वनि की चाल इतनी है तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। जैसे मान लो ये क्या है, स्रोत, ये यहाँ से आवाज़ निकल रही है, और यहाँ मान लो कि कोई भी दीवार है, क्या है, ये दीवार है। ये आदमी यहाँ इस दीवार से कितना दूर खड़ा रहे कि अगर ये कोई बोलता है, आवाज़ निकलती है, इससे टकराने के बाद जो आवाज़ आएगी वापस, इसको एकदम साफ सुनाई दे, एकदम क्लियर सुनाई दे। तो ये इंसान इस दीवार से कितनी दूरी पे होना चाहिए, तो लगभग 16.6 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। कितना, 16.6 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये रही ध्वनि के बारे में कुछ खास बातें। और एक बात और, जो छठा बिंदु है वो भी लिख लेना। 5 बिंदु हो गए ध्वनि के बारे में, एक छठा बिंदु भी समझना बहुत जरूरी है। छठा बिंदु क्या है, डॉपलर प्रभाव। क्या आपने डॉपलर प्रभाव के बारे में सुना है? डॉपलर प्रभाव क्या होता है? तो डॉपलर प्रभाव क्या होता है, जरा उसको समझ लेते हैं। कौन सा प्रभाव? डॉपलर प्रभाव। छठा बिंदु क्या है, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर प्रभाव क्या होता है? जैसे ये क्या है, प्रभाव, डॉपलर प्रभाव। जैसे मान लो ये ढोलक है, ये क्या है, ढोलक है। ये कुछ भी हो सकता है, ये ढोल कुछ भी हो सकता है, सायरन हो सकता है, ठीक है, मान लो ये गाड़ी की आवाज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आवाज़ निकलेगी यहाँ से। अगर कोई इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है, क्या है, कोई भी इंसान यहाँ पर मान लेते हैं खड़ा हुआ है, ये सिर्फ एक जगह पर रुका है, और ये क्या है, यहाँ से आवाज़ निकल रही है। तो यहाँ से जो आवाज़ निकल रही है, इसको जो सुनाई देगा, कुछ तो सुनाई देगा, बिल्कुल कुछ सुनाई देगा। लेकिन अगर यही इंसान एक जगह पर रुका ना हो, यहाँ से चल रहा हो, आगे जा रहा हो या पीछे जा रहा हो, तो इसके चलने की वजह से जो आवाज़ सुनाई देगी, वो थोड़ी सी अलग होगी। तो क्या बताया हमने, अगर ये इंसान एक जगह पर रुका रहे तो जो आवाज़ सुनाई देगी, और जो इंसान जो है एक जगह से दूसरी जगह चलने लगे तब जो इसकी आवाज़ सुनाई देगी, दोनों में फ़र्क होगा, थोड़ा सा फ़र्क होगा। और इस फ़र्क को सबसे पहले किसने देखा, डॉपलर ने देखा, और इसी प्रभाव को इन्होंने क्या कह दिया, डॉपलर प्रभाव नाम दे दिया। तो डॉपलर प्रभाव क्या है एक्चुअल में, अगर कोई भी व्यक्ति एक जगह पे खड़ा हुआ है, उसको जो ध्वनि सुनाई देती है, और वही व्यक्ति अगर चलने लगता है तब जो उसको ध्वनि सुनाई देती है, दोनों में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। इस अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। आगे चल के आपको सीखने को और पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको 6 पॉइंट ध्वनि के बारे में याद रखना। ये 6 के 6 पॉइंट बहुत ही आसानी से हमने समझा दिए आपको, और लिख लेना है, अच्छी तरह से नोट्स बना लेना है इसका। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 138। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी होती है? तो नवीकरणीय ऊर्जा वो होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। अगर ख़त्म हो भी जाती है तो उसको दोबारा से भी बनाया जा सकता है, तो वो नवीकरणीय ऊर्जा है। जैसे पहला है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का मतलब होता है हवा। अगर हवा है तो पवन ऊर्जा है ही है, और इस दुनिया में कभी भी हवा ख़त्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर हवा ख़त्म हो गई तो पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, और अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, और जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो इंसान जिंदा ही नहीं रहेंगे। मतलब यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि जब तक इंसान जिंदा रहते हैं तब तक ये पवन ऊर्जा रहती है, तो पवन ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा। जब तक इंसान जिंदा रहेंगे तब तक सूर्य रहेगा। हमने सूरज के बारे में सारी बात बता दी थी कि ये 4.5 मिलियन साल पहले बना था, और 5.5 मिलियन साल तक अभी और आगे चलेगा। मतलब अभी तक जिंदा जब तक सूर्य रहा है, इससे भी ज़्यादा दिन तक अभी सूर्य आगे चलेगा। तो ये सूर्य काफ़ी दिनों तक अभी चलेगा, ख़त्म नहीं हो सकता, अनंत सालों तक चलेगा। और अनंत सालों तक चलेगा, इसका मतलब क्या है कि सौर ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये भी क्या है, एक तरह का नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तीसरा ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा का मतलब होता है जब पृथ्वी गर्म हो जाती है, और गर्म तभी होती है जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ती हैं। अगर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ती हैं, इसका मतलब है सूर्य की किरणों की वजह से पृथ्वी गर्म हो रही है, और पृथ्वी गर्म होने की वजह से जो पृथ्वी से हमको ऊर्जा मिलती है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये भी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सूरज कभी खत्म नहीं होगा, उसकी वजह से ये भूतापीय ऊर्जा भी खत्म नहीं होगी। और इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा ये कभी खत्म नहीं होंगे, और अगर कभी
2-4 मिनट के लिए ख़त्म हो भी जाते हैं तो ये दोबारा भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये कभी ख़त्म नहीं होते, यानी कि ये किसके स्रोत हैं? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं तीनों। तो ऑप्शन नंबर चौथा उपयुक्त सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा।